आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2026 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें क्या आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन के अंदर एक्सेल कर सको। ये सारी की सारी बुक लिस्ट हमारी चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से होगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम सब्जेक्ट्स देखें हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले दोस्तों सिलेबस पर नज़र डालते हैं। पेपर 1 में अगर हम देखें तो पहले तो हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसमें वही हमारे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टाइम स्पीड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जनरल साइंस यहाँ पे दे रखा है। जनरल साइंस में वही जो हम लोग साइंस की पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ वगैरह। और ख़ास तौर से इसमें देखो, जनरल साइंस में इन्होंने यूपीएससी ने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी ये क्वेश्चन बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी जिस पे अब क्वेश्चन आ रहे हैं। सीएपीएफ 2024 में हमने देखा कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। और एनवायरमेंटल साइंस, इन तीनों सेक्शंस पे हम लोग दोस्तों पहले डेडिकेटेडली ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ना ही बायोटेक्नोलॉजी का आपको टॉपिक मिलेगा 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में, ये आपको हायर एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसी हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी पे 2024 में कितने बार हमारे यूपीएससी में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो इसका रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आंसर था। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी पे एक और चीज़ पूछा कि बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ये आर एसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मार्केट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 था। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कहने का ये मतलब है कि यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन सब पूछ रहा है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद करंट अफेयर्स हमारे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद हमारा पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है। पेपर 2 के बारे में दोस्तों दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ये वाली जो वीडियो है डेडिकेटेडली पेपर 1 के लिए। तो देखो, सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो पहले तो साइंस है हमारा एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में एक साथ ही ले लेता हूँ। तीसरा हमारा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है और मैथ्स है। यहाँ तक तो सिलेबस दोस्तों हर कोई कहता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बिना जो हमारा सिलेक्शन है वो होना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आपने ये दोनों चीज़ें कवर नहीं करी तो। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर 1 अब क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि जो पेपर 1 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आपने देख लिया होगा सीईपीएफ 2024 का भी और 2025 का भी। और अगला है हमारा मॉक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आगे भी बात करेंगे इसकी। और बिना मॉक्स के भी मेरे को नहीं लगता कि सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स को भी मैं इतनी ही इंपॉर्टेंस दूंगा जितनी साइंस या फिर ज्योग्राफी या किसी और सब्जेक्ट को दूँ। ठीक है, इनफैक्ट इनसे ज़्यादा ही दूंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 2 तरह के हमारे पास एस्पिरेंट होंगे। एक तो रिपीटर्स होंगे जिन्होंने पहले 1-2 अटैम्प्ट दे रखे होंगे इसमें। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ भी रखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें पहले से ही नॉलेज होगी। उसके बाद पेपर 2 के लिए भी वो लोग बिल्कुल नए नहीं होंगे, पेपर 2 भी उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। कुछ उनकी कमियाँ रही होंगी, तो रिपीटर्स के लिए भी ये वीडियो वैलिड है, क्योंकि इसमें हमको लोग बेसिकली होलिस्टिकली सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर से रिपीटर्स के लिए ये भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग तैयारी करने से पहले इंट्रोस्पेक्शन जो होता है इसको ज़रूर करें। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी और कितनी मेरे से जो है गैप, मेरा जो तैयारी है उसमें गैप कितना रह गया था, कितना गैप मेरा रहा कि इतने से मेरा छूटा। अगर मेरा कोई क्वेश्चन सेक्शन वाइज एनालिसिस करो कि मेरे जो पेपर हुआ है 2024 का या फिर 2025 के जो मैंने इससे पहले दिए थे, उसमें मेरे कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। क्या वो साइंस है, क्या वो ज्योग्राफी है, क्या वो पॉलिटी है? उन सब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करो, लिखो और फिर उन्हें उनकी डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो। ठीक है, यानी कि अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो और फिर उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिपीटर्स को मेरा ये सजेशन है। और उसके बाद अगेन मॉक्स, ये रिपीटर्स के लिए रामबाण है। मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये अगर आप लगाओगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। और जो पूरे फ्रेशर्स हैं वो तो खैर अभी फ्रेशर्स ही हैं, तो आगे वीडियो देखे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बढ़ जाते हैं साइंस के ऊपर। साइंस जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारा 25 से 30 क्वेश्चंस जो है इतनी ग्रेविटी ये होल्ड करता है। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हमारा ये करीब करीब 50 से 60 मार्क्स का जो है ये होल्ड करता है अपनी ग्रेविटी। ठीक है, साइंस। अब साइंस की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो क्योंकि हम लोगों का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन जुलाई के अंदर होगा 2026 में,
अभी चल रहा है हमारा अगस्त, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है सिलेबस को होलिस्टिकली कवर करने का। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि पहले आप लोग 6 और 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है, 6 और 8 क्लास की एनसीईआरटी वहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कई बार 9th और 10th में नहीं मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये जो 6 से लेकर 8 की क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, बहुत ज़्यादा ईजी वे में आप इसे कवर कर लोगे। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग जो है ये 6 और 10 की 6 से लेकर 8 की एनसीईआरटी आराम से कवर कर लोगे। उसके बाद क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, जो हमारा मेजर रोल प्ले करेगी, यही इसको मल्टीपल टाइम आपको रीड करना है। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है हमने क्लास 10th की और क्लास 9th की, आपको पता ही है। और क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, जहाँ अगर कोई कोर्स वगैरह आपने ले रखा है तो वेल एंड गुड, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता ही है इस चैनल पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रखे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पे हो रखे हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो वहाँ से आप कर लेना। और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जियो स्टडीज़ कॉर्नर, वहाँ पे आप जाओ और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, कहीं से भी लगाओ, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना। इसके अलावा क्या करना है, क्लास 11th और 12th से दोस्तों आपको पता ही है, सबका कंसर्न ये है कि भैया आजकल क्लास 11th और 12th से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके हम लोग स्पेसिफिक चैप्टर्स कुछ करेंगे, और वो चैप्टर्स कौन से होंगे वो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे, पहले आप इतना करने की कोशिश करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने बोला ये कि सिलेबस का पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, चाहे कहीं से भी करें। अब इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा सिलेबस में है, यहाँ पे देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा क्या है, सिलेबस के अंदर है, सिलेबस का पार्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी लिए क्या करना है दोस्तों, क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है एक, उसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ से ही बायोटेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर लेना, और फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना करके आपका बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्लास चैप्टर 9 है और उसमें चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस वगैरह है। तो ये जो 2 हैं, यहाँ से आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी से पहले के बाद में मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि आईटी का दोस्तों क्या करना है। तो दोस्तों आईटी के लिए आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली मेरे हिसाब से जो है लूसेंट जो है, लूसेंट एक अच्छा सोर्स रहेगा। लूसेंट की जो जीएस की जो बुक आती है वहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करके थोड़ा जाओ, तो वहाँ पे आईटी से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि लूसेंट में क्या है, लूसेंट में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि स्टैटिक पोर्शन है आईटी का, लेकिन जो आईटी के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे जाते हैं ये थोड़े करंट अफेयर से बेस्ड होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लेगा, ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड पूछ लेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या कहाँ से कवर कर पाओगे आप, ये केवल आप न्यूज़पेपर वगैरह जो होता है वहीं से आप लोग कवर कर पाओगे। तो उस पर थोड़ा सा आपको बेसिकली ज़्यादा अवेयर रहना है इन सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, और इन्हें थोड़ा सा होलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। और एनवायरमेंटल साइंस है, इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी वाले पोर्शन में बात करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया साइंस का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बायोटेक्नोलॉजी भी आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी वहाँ से प्रिपेयर कर लेना, और ये जो पीडीएफ्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी दोस्तों हमारा बहुत अच्छा चंक होल्ड करता था सीएपीएफ पेपर 1 के अंदर, बट आज हमें जैसे 2025 का हमने पैटर्न देखा है, काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट स्टिल मैं ज्योग्राफी को 10 से 15 क्वेश्चंस तो बोल ही सकता हूँ कि इतने तो आते ही हैं और इतने तो आएंगे ही। यानी कि तब भी इसके बावजूद भी हमारा 30 मार्क्स की तरफ ये जो है ग्रेविटी होल्ड करता है अपनी। 30 मार्क्स काफ़ी अच्छा मार्क्स होते हैं, लेकिन यू नेवर नो कब ये क्वेश्चन जो है 15 से बढ़ के आपके 20 से 25 दोबारा हो जाएं, जैसे पहले पूछे जाते थे, ठीक है। यानी कि सीधे 50 मार्क्स की ग्रेविटी होल्ड करने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रिपेयर रहना है हर एक चीज़ के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए क्या करना है दोस्तों, क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी से उठाइए, क्योंकि ज्योग्राफी की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपकी बिल्कुल ऐसे पूछता है कि अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो ही आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, डीप नॉलेज है तो ही आपको क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आप केवल मैराथन वगैरह देख के जा रहे हो तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये आपने देख ही लिया होगा 2024 के पेपर में भी और 2025 के पेपर में भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 6 से लेके 8 की एनसीईआरटी आप पहले कर लो, केवल वन टाइम रीड 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आ जाना है,
और क्लास 11th की एनसीईआरटी करनी है और क्लास 12th की एनसीईआरटी करनी है। अब ये जो चारों एनसीईआरटी है 9, 10th, 11, 12th, ठीक है, इनफैक्ट 4 एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा मैंने बोलूँगा 9, 10th और 11th के अंदर 3 एनसीईआरटी आती हैं। एक फिजिकल आती है, एक इंडिया वाली आती है और एक प्रैक्टिकल वाली आती है, जिसके हमने एनालिसिस में स्क्रीनशॉट लगा भी रखे हैं, जिसके हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह जो होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सब जो है ये एक्सप्लेन कर रखा है ये प्रैक्टिकल वाली में। ठीक है, तो ये 3 एनसीईआरटी हो गई और इसके अंदर हमारी 2 एनसीईआरटी हैं, यानी कि हमारे 3, 2, 5 और हमारे 6, 7 मेन एनसीईआरटी है हमारी ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, 7 मेन एनसीईआरटी हमारी ज्योग्राफी के अंदर, एक्सक्लूडिंग ये 6 से लेकर 8 का। 7 वो एनसीईआरटी जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब इन्हें पढ़ना कैसे है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और बाकी दोस्तों जीसी लियोंग जो है ये आपको पूरी जीसी लियोंग नहीं पढ़नी है। जीसी लियोंग क्या कर सकते हो आप, पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हो और एज अ साइड बुक जो है इसको रेफर कर सकते हो। साइड बुक क्यों? क्योंकि जब आप क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कई सारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं और कुछ कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से कर रखा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो इमेजेस हैं, इमेजेस जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। और लैंडफॉर्म एक चैप्टर ऐसा है जो इमेज देख के ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके लिए जीसी लियोंग बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है लैंडफॉर्म एनसीईआरटी में से तो कर ही करो और जीसी लियोंग जो है उसमें से भी कर लो। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हो गए उसको आपको जीसी लियोंग से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और ऐसे जैसे हमारा वॉल्केनो हो गया, वॉल्केनो भी हमारा जो है एनसीईआरटी के अंदर उतना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखा, बट जीसी लियोंग के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और एक एटलस तो आपको होनी चाहिए मैपिंग से रिलेटेड, और बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज सिंपल एज दैट, ये तो मैंने बता ही रखा है। अच्छा, अब एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों, अगेन मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर। क्लास 12th की जो बायोलॉजी है ना उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वो उसकी पीडीएफ मैं आपको इनसाइड इसके अपने टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दूंगा, जियो स्टडीज़ कॉर्नर के अंदर, वहाँ से आप कर लेना उसे। एनवायरनमेंट भी आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और अगेन फिर फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तभी आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। अब ये जो 6 से लेके 8 तक की जो मैंने आपको एनसीईआरटी बताई है ये तो आपको 1 टाइम रीड करनी है। एक बार आपने रीड कर लिया, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। कुछ आपको कोई नई चीज़ लग रही है तो छोटा सा नोट कर लो, वरना कोई हटा दो, बस एक बार रीड कर लो। अब ये 9 से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये इस पर बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये मैंने पहले भी जब मैं सीडीएस की स्ट्रेटजीज वगैरह की वीडियोस बनाता था तब भी मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी। क्या पॉइंट आउट करी थी कि आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी के पढ़ने का क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेसिकली जो है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूँगा। अब देखो, क्लास 9 की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करना, यहाँ पे जैसे मैंने लिख ही रखा है क्लास 9 की एनसीईआरटी। अब क्लास 9 की एनसीईआरटी और क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो एनसीईआरटी है इसका इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके इंडेक्स को कंपेयर करते हैं दोस्तों। देखो, क्लास 9 की एनसीईआरटी में अगर हम देखें पहला चैप्टर 1 हमारा क्या कह रहा है, चैप्टर 1 कह रहा है भैया कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, ऐसी हमारा यहाँ पे भी है भैया इंडिया लोकेशन। चैप्टर 2 कह रहा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी हमारा फिजियोग्राफी दे रखा है। चैप्टर 3 कह रहा है 9th का ड्रेनेज चैप्टर, और फिर यहीं पे हमारा क्लास 11th में भी क्या कह रहा है, ड्रेनेज है। इसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट है, यहाँ पे भी क्लाइमेट है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन है। यानी कि क्या है हमारा, इससे हमें क्या पता चलने को मिलता है कि क्लास 9th का जो कंटेंट है उसका ही डिटेल्ड वर्जन हमें क्लास 11th के जो एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि करेक्ट वे क्या है, पहले आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद आप सीधे मूव करना क्लास 10th पे नहीं, क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, सीधे आपको इस पे मूव करना है, क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर दोबारा यही टॉपिक्स पढ़ोगे जो आपने यहाँ पे पढ़े ना, दोबारा यही टॉपिक्स पढ़ोगे इन अ मोर डिटेल मैनर। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे मान लो 60 to 70% चीज़ें आपने ऑलरेडी क्लास 9 के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ ली होगी, लेकिन यहाँ पे 30% जो है कंटेंट का इजाफा होगा, क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड के हो गए क्लास 11 की। तो जो आपने पहले पढ़ रखा है वो तो आपका रिवाइज होगा ही होगा, आप नई चीज़ें भी ऐड करोगे। ठीक है, तो एक ही बार में आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों ये आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हो, जो दूसरी वाली है फिजिकल जो ज्योग्राफी वाली है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें आप देख सकते हो ये कंटेंट है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये तो आप छोड़ देना, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते।
बट अब यू नेवर नो, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना। मुझे भी नहीं पता कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ दे। बाकी इंटीरियर ऑफ अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स एंड रॉक से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्लास 11th की जो प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है वो भी आप पढ़ लेना, जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, टाइम जोन से बनते हैं क्वेश्चंस। और उसके बाद प्राइम मेरिडियन क्या होता है हमारा, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आप लेफ्ट चलेगा इंटरनेशनल डेट लाइन के, राइट चलेगा तो आप दिन लूज़ करोगे या गेन करोगे। इस पर भी 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे। तो ये जो है क्लास 11th की जो प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, ठीक है। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करना है, क्लास 10th की एनसीईआरटी पे आ जाना। क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी अगर हम देखें पैटर्न तो देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यहाँ पे भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लैंड रिसोर्स और वाटर रिसोर्स यहाँ पे भी है। उसके बाद वाटर रिसोर्स यहाँ पे भी है, वाटर रिसोर्स यहाँ पे भी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी है। तो यानी कि क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसी का जो है मोर एडवांस वर्जन हमारा क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो चैप्टर जो एनसीईआरटी है, क्योंकि क्लास 12th में भी हमारे पास 2 एनसीईआरटी है। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो एनसीईआरटी है ये आपको पढ़ना है। यानी कि पहले आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर आपको क्लास 12th की जो ये वाली एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें मूव करना है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ऑलमोस्ट सेम है। ये जब आप पढ़ लोगे तो फिर क्लास 12th की जो दूसरी एनसीईआरटी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आप पढ़ लेना। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हमारा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, और इस तरह से जो है आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन पूरी की पूरी होलिस्टिकली होगी मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं, ये स्किप हो गया कि क्लास 12th की एक और हमारे पास प्रैक्टिकल एनसीईआरटी है। जैसे हमारे पास क्लास 11th की प्रैक्टिकल एनसीईआरटी है जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन के बारे में बात किया गया है, वैसे ही हमारे पास क्लास 12th की भी एनसीईआरटी है। और रिसेंटली इस क्लास 12th की एनसीईआरटी जो प्रैक्टिकल बुक है, इसमें से क्वेश्चन भी आया है जो जीआईएस वाला, खास तौर से जो ज्योग्राफिक इंडिकेटर वाला जो क्वेश्चन था, जिसके कंपोनेंट पूछे थे, तो जिसका डाटा वगैरह था, ये जो कंपोनेंट थे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये जो क्वेश्चन था इसी से आया। तो मेरा ये सेशन रहेगा कि आप इस बुक को भी मत छोड़िएगा और इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट्स अ लेंदी सब्जेक्ट, ठीक है, लेंदी सब्जेक्ट है ये, बट दोस्तों क्वेश्चंस हमेशा आते हैं ज्योग्राफी के। और क्योंकि मैंने अभी बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोग का जस्ट अगस्त जो है फिनिश हो रहा है, यानी कि हमारा अगर आप सितंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बिलीव मी, सितंबर से लेकर जुलाई तक हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। इवन जो सीएससी वाले जो बच्चे होते हैं, सीएससी वाले जो है अपना सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कर देते हैं 1 साल के अंदर। तो ये तो फिर भी सीएपीएफ है, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप पढ़ना है ज्योग्राफी। अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप क्या करना, पहले देख ही लिया आपने, पहले तो क्वेश्चंस के उसके बारे में बात कर लेते हैं, वेटेज के बारे में। क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के एक टाइम पे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2020-21 में, लेकिन अब ये 6 से 7 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब देखो 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि हमारा 30 क्वेश्चन जो है, 30 मार्क्स जो है, 30 मार्क्स की जो है इसकी वेटेज है इकोनॉमिक्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है। इकोनॉमिक के लिए आपको क्या करना है, कैसे नॉलेज आपकी अच्छी डेवलप होगी। देखो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ये वाली, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पढ़ना। ये क्यों पढ़ना, इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलेगा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या हमारे वहाँ पे उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स रोल आउट किए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और आपका एक बेस बना देंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बेस बनना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बेस बन जाएगा, ये जो एनसीईआरटी है पेपर 1 में कम और आपका पेपर 2 जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पेपर 2 के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो एक बार आप ये पढ़ लेना, आपका इकोनॉमिक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ये आप पढ़ने के बाद अगेन फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। क्लास 12th की जो हम देख सकते हो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये दोनों पढ़ लेना। अब अगेन मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा कि ये दोनों एनसीईआरटी जो हैं दे आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको अगेन किसकी हेल्प लेनी है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है। यूट्यूब में आप जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रेपो रेट पढ़ रहे हो भैया, रेपो रेट आपको समझ में ही नहीं आया इसमें पढ़ के क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे जो है जाइए और रेपो रेट समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों बेसिकली इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद ये लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, अभी 2025 का भी हमने एनालिसिस किया था कि जो इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है इसमें जो यूपीएससी ट्रेंड ला रहा है वो डायनेमिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। डायनेमिक जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से,
ठीक है, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोई इकोनॉमिक स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने रोल आउट करी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक बजट एंड सर्वे की जो वीडियोस डालते हैं यूपीएससी वाले अपने यूट्यूब चैनल पे बजट वगैरह के रिलीज़ होने के बाद, तो उन दिनों जब ये वीडियोज़ डलेंगी तब आप जो है इसको कवर कर लेना वहाँ से। ये चीज़ ऐसी है कि ये आपको यूट्यूब से ही कवर करनी है, ठीक है। 2026 का, अभी तो खैर 2025 चल रहा है। और दोस्तों क्या कर सकते हो, मृणाल पटेल जो हैं इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते भी हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे इनकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं 8-10 साल पुरानी, वो मेरे को दोस्तों अभी भी रेलेवेंट लगती है। और ये मेरा वर्ड नहीं है, ये कई सारे टॉपर्स का भी वर्ड है, ठीक है। कि जो मृणाल सर की जो पहले की वीडियोज़ है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में समझना। तो आप जो है मृणाल सर की जो वीडियोज़ हैं वो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप टॉपिक डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल जीडीपी, उसके आगे डाल दो आप मृणाल पटेल यूट्यूब, और फिर उनकी जो वीडियोज़ आएंगी वो देख के आप समझ लो, क्योंकि इनका जो समझाने का तरीका है वो मेरे को ठीक लगा। मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो आप मृणाल सर की जो वीडियोज़ हैं इकोनॉमिक्स में वो हेल्पफुल कर सकते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है इकोनॉमिक्स का कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी जो एक टाइम पे हमारे पास 15 से 16 क्वेश्चंस पूछ लेते थे 2021 में, अब ये घट के कितना हो गया है दोस्तों, 4 से 6 क्वेश्चंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कम। बट यू नेवर नो कि पॉलिटी दोबारा कब 15 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। तो पॉलिटी भी दोस्तों हमें प्रिपेयर करनी ही है, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हमें करनी ही करनी है। अगर सिलेबस में है तो करना है, एज सिंपल एज दैट। तो पॉलिटी के लिए अगेन कोई इफ एंड बट नहीं है यहाँ पे, तो अपना सीधे लक्ष्मीकांत, जिसे बाइबल बोलते हैं, लक्ष्मीकांत आप पढ़िए इंडियन पॉलिटी का। यहाँ पे जो लेटेस्ट एडिशन है 8th एडिशन, ये आप खरीद सकते हैं, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत आप पढ़िए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए। साथ ही साथ आप क्या करिए, एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मॉडल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, वो भी आप करना, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस जो एनसीईआरटी पॉलिटी के जो लास्ट में है, लक्ष्मीकांत के जो लास्ट में आप देखोगे तो कुछ मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं इसके अंदर, पॉलिटी के अंदर, मतलब उसके बिना तो कोई दिक्कत ही, कोई ज़रूर वो ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में जैसे आपने देखा है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे आ जाता है। जैसे इस बार 2025 में भी कितने सारे क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे, इंपॉर्टेंट केसेस पे, ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पंचायती राज की जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपल पार्टी से इस बार क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, म्यूनिसिपल उससे आर्टिकल्स आ रखे थे। उसके बाद हमारा अमेंडमेंट जितने हो गए, 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं, ये 1976 में आया था, ठीक है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट हो गया, 71st अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद लैंग्वेज जो हो गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है डाली गई पॉलिटी के अंदर, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब डाली गई, फिर बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली कब डाली गई, ठीक है। ये जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं ये कब डाली गई, किस अमेंडमेंट के अंदर डाली गई, 71st अमेंडमेंट कौन सा है, 91st अमेंडमेंट कौन सा है, 92nd अमेंडमेंट कौन सा है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है दोस्तों वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, वो भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, इनको बेसिकली बाय हार्ट करना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अंदर सिंपल है, ये कर लो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और ये जो कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट केसेस आर्टिकल्स वगैरह, ये आप कर लेना, चाहे यूट्यूब से कर सकते हो ये तो, और ये जो बुक है वहाँ से तो आप फिर बार बार रिवाइज कर ही सकते हो। यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट और कहाँ से पता चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं दोस्तों मैथ्स की तरफ। मैथ्स क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा जो है 10 से 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कांस्टेंट रहा है, यानी कि हमारा 20 से 30 मार्क्स जो है ये मैथ्स दे सकता है, और अच्छा खासा मेरे को ऐसा लगता है कि हाई यील्ड टॉपिक है मैथ्स, कि कम एफर्ट के अंदर अच्छा रिजल्ट दे देता है मैथ। हालांकि इस बार के जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे दे वर नॉट वेरी इजी, ठीक है, बट अगेन मैं वही कहूँगा, पेपर हमेशा एक जैसा नहीं आता, यू नेवर नो पेपर आगे कैसे चेंज हो जाए। तो जो सिलेबस के अंदर दे रखा है एटलीस्ट हमें वो तो कवर करना ही है। तो मैथ्स के अंदर आपका ROI जो है ठीक रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, RS अग्रवाल जो दोस्तों बुक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, ये आप रेफ़र कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी क्वांट की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मैथ्स के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा, इस बुक से भी ज़्यादा। तो पहले मैं तो कहूँगा आप जब मैथ स्टार्ट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाना केवल, और देखना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाना। उसके बाद क्वेश्चन की लिस्ट बनाना कि क्या एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या केवल ट्रेन वाले उस पर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इस टाइप का आपको कुछ पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, इस टाइप का कुछ पैटर्न आपको मिल जाएगा। और वो पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांट में अगर आप देखोगे तो रिवर्स आप चलोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हो। उसके बाद जो है आप RS अग्रवाल वगैरह जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और उसकी प्रैक्टिस करके आप सॉल्व कर सकते हो। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड्स के हैं, जिनको मैथ से फोबिया है, उनको मैं कहूँगा कि आप अभी से जो है हफ्ते में जो है मैथ्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, रोज़ 1 घंटा मैथ्स लगाएं, क्या दिक्कत है। इससे क्या होगा कि आपके जो CDS वगैरह का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी हेल्प मिलेगा, FCAT का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर भी हेल्प मिलेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर भी हेल्प मिलेगा। क्वांट तो ऐसी चीज़ है कि एक बार आपने मास्टर कर ली, हर एक एग्जामिनेशन के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए क्वांट। ठीक है, तो इससे आप भागिए मत, जो मैथ से डरते हैं, इससे आप करिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक सबको आना चाहिए और उतना ज़्यादा रॉकेट साइंस है भी नहीं। तो मैथ्स के लिए दोस्तों ये कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की तरफ, कि जो सबसे बड़ा हमारा एक मुद्दा रहता है, सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम रहता है। 20-25 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं, बट वही वाली बात है भैया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि भैया हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा मांगता है, ये वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, बट रिटर्न जब देने की बात आती है तो वेरी लो। कि आप पढ़ के तो सब कुछ जाओगे, ठीक है, जब रिटर्न देने की बात आती है तो इट इज़ वेरी लो, कि पढ़ के तो सब कुछ जाओगे लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो इसमें हिस्ट्री में आपको वही अपनाना है, लेस इज़ मोर भैया, एज सिंपल एज दैट। इस कोड को आप बांध दो गांठ, और लेस इज़ मोर। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 NCERT जो ये वो कर लेना। अब अगेन ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, अलग अलग कोचिंग सेंटर अपना ओपिनियन बताते हैं, ये दिस इज़ कम्प्लीटली माय ओपिनियन, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको क्लास जो 12th की NCERT है पार्ट 1, 2 एंड 3, जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाली जो NCERT है, यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 NCERT हमने पूरी कवर करा रखी है, लेक्चर्स भी कवर करा रखे हैं, और अगेन पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर अगली वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया है, उसके बाद अगला चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया है पार्ट 1 के NCERT के अंदर। ठीक है, उसका जो है सारा आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है, हिस्ट्री कोर्स के नाम से होगा उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप जाओ चेक करो। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, CDS एस्पिरेंट्स ने। तो CAPF वाले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ जाओ वहाँ पे एक चेक करो, आप 1 किलो बनाया हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद पार्ट 2 की जो NCERT है, इसके हम लोग चैप्टर्स तो नहीं कर पाए थे, बट इसके भी हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हमने कर दिए थे, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी UPSC ने पूछे सारे कर दिए थे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये चीज़ सारी चीज़ कर लेना। पार्ट 3 की NCERT जो मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है ये कर लेना, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ये हो गए। उसका लूसेंट की जो बुक है दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी है तो चुपचाप लूसेंट की बुक उठाना, वहाँ पे जो लूसेंट की बुक में हिस्ट्री दे रखी है, एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न, वो पढ़ लेना। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह जो हो गई वो सारी चीज़ें, कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वहाँ पे होगा वो सारी चीज़ें, कुछ महावीर से रिलेटेड होगा, जैनिज़्म से रिलेटेड होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। डेली सेंटेंस वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस इतना ही पढ़ना है हिस्ट्री में, ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, थीम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये नहीं मिल रहे तो आप वीडियोस देख सकते हो, और लूसेंट की बुक, इतना कर लेना आपका बुक अपने हिस्ट्री के अंदर। और मेरे हिसाब से अगर 7 क्वेश्चंस भी हमारे अगर सही हो गए तो अपने आपको बहुत लकी समझना, क्योंकि आपने अगर पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको ही पता है हिस्ट्री की रियलिटी क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री में दोस्तों बस इतना करना है। अब आते हैं दोस्तों करंट अफेयर के पास। करंट अफेयर भी एक अच्छा खासा हाई यील्ड टॉपिक है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वही हमारे 40 मार्क्स 30 मार्क्स के अराउंड करंट अफेयर होल्ड करता है। और करंट अफेयर भी हमारा एक अच्छा टॉपिक है, हाई यील्ड एरिया है करंट अफेयर भी, मैं बोलूँगा। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉलोइंग मंथली मैगजीन, कोई भी CAPF स्पेसिफिक जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे आप मंथली जो करंट अफेयर कराते हैं वो लोग वो कर सकते हो, या फिर उनकी मैगजीन्स कोई आती हैं तो उनकी PDF जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लोग टेलीग्राम में अपलोड करके रखते हैं दुनिया भर की। तो मंथली करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो, और मैगजीन फॉलो कर सकते हो मंथली वाइज। ठीक है, जैसे अगस्त खत्म हो गया, सितंबर जब खत्म हो जाएगा तो सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो आप करंट अफेयर को मैगजीन्स फॉलो करना। उसका दोस्तों आपको क्या करना है, जो करना ही करना है, इसलिए मैंने बोर्ड में लिखी हैं जो चीज़ें, कि डेली न्यूज़पेपर जो है दैट इज़ मस्ट। अगर आप CAPF के लिए प्रिपेयर करो, इट इज़ लाइक एसेंशियल। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है।
कौन सा पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना मेरे हिसाब से तो। बाकी कई लोग हिंदू की तरफ भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था अपने टाइम पे, अभी भी पढ़ता हूँ, तो इंडियन एक्सप्रेस ही मैं प्रेफर करता हूँ। खैर, तो कोई सा भी आप पढ़ सकते हो। इंडियन ये पढ़ लेना आप डेली न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्या क्या नहीं करनी, तो दोस्तों उस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हो। वरना मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि देखो फ्रंट पेज पढ़ लेना है हमेशा। फ्रंट पेज जो होता है हमेशा न्यूज़पेपर का वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो मेजर हेडलाइंस होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल वो होती हैं वहाँ पे फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप सीधे आ जाओ एडिटोरियल्स पे, एडिटोरियल्स पढ़ो। उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन आता है, वो पढ़ लो। एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ लिया आपने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। और हिंदू वगैरह पढ़ोगे तो उसमें साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड आता है एक सेक्शन, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड वाला जो सेक्शन आता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो जो वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, कि भैया रशिया ने यूक्रेन के साथ अभी कोई पीस टॉक वगैरह करी है क्या, और इसराइल और ये हमास का अभी कुछ चल रहा है क्या, यूएस कुछ कर रहा है क्या, ठीक है। इस टाइप की जो वर्ल्ड की न्यूज़ है ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो 4 चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रंट पेज, एडिटोरियल्स, सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स ही है, और एक्सप्लेन सेक्शन, यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो है वर्ल्ड न्यूज़, यहाँ पे आपकी थोड़ी जियो पॉलिटिक्स जो है वो कवर हो जाएगी। ये आपको करना है, ठीक है। और ये आपको करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको करना है, कि दोस्तों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आंसर राइटिंग जो है ये आपका इन्हांस होगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप लिखोगे तब ना जब आपने अच्छा पढ़ रखा हो। आप अच्छा तब लिखोगे जब आपने अच्छा कुछ पढ़ रखा हो, और अच्छा आपने कहाँ से पढ़ रखा होगा, आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्शन कोई स्टोरी तो लिखनी नहीं है आपको। कुछ जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, उन पे ही आपको जो है अपने ओपिनियंस जो हैं वो लिखने होते हैं पेपर 2 के अंदर। अब कोई भी चीज़ को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, ये सब तो चलो ठीक है आप बाद में प्रिपेयर भी कर लोगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या चाहिए, यू नीड वर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि एक जो राइटर होता है वो अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड्स, नए नए वर्ड्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बहुत पहले का एग्जांपल दूं, मैं अपने टाइम पे जब प्रिपेयर करता था 2021 के अटेम्प्ट में मैंने दिया था, तो कैपिटल पनिशमेंट से क्वेश्चन पूछ रखा था, कि कैपिटल पनिशमेंट से एक आर्ग्यूमेंट पूछ रखा था, कैपिटल पनिशमेंट से एक आर्ग्यूमेंट पूछ रखा था कि कैपिटल पनिशमेंट हमारे मतलब बेसिकली देनी चाहिए हम लोगों को या नहीं देनी चाहिए। अब मेरे को कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है, मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता था दोस्तों। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, कैपिटल पनिशमेंट का मेरे को मतलब ही नहीं पता। तो इसमें पूरी की पूरी मेरी गलती थी, इट वॉज टोटली माई फॉल्ट। इसमें मैं यूपीएससी को दोष नहीं दे सकता कि भाई हार्ड बनाया ये बनाया। भाई कैपिटल पनिशमेंट जिसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी, ठीक है, इसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी। तो ये जो टर्म्स हैं, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, ये आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी। अब ये किसी साइंस एनसीईआरटी वगैरह के अंदर थोड़ा ना मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, इस टाइप के वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर ही मिलेंगे दोस्तों। समझ रहे हो आप कि कैपिटल पनिशमेंट पे डिबेट हो रही है, इन सारी चीज़ों पे डिबेट हो रही है, तो यहाँ से आपको ये सारे वर्ड्स पता चलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इस टाइप का कीवर्ड आ गया तो मैं तो फंस गया था इस वाले क्वेश्चन में, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपके साथ कोई ऐसा चीज़ ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपका ओपिनियंस फॉर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी मान लो कोई भी बिल आया है या कोई भी चीज़ आई है, इंडियन गवर्नमेंट ने रोल आउट करा है, तो एक दिन उस पर एडिटोरियल आएगा, कोई बंदा उसके अच्छे चीज़ों के बारे में हाईलाइट करेगा, एक दिन कोई आएगा उसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक बैलेंसिंग ओपिनियन बनाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि ओपिनियन आपको चाहिए ही चाहिए। आपका ओपिनियन फ्रेम होगा तभी आप पेपर 2 के अंदर अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर से आप जो है रूबरू रहेंगे रोज़, ठीक है। आप जो रोज़ पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर इंप्रूव होगा। वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वोकैब जो है वो भी आपकी इसमें इम्प्रूव होगी। वोकैब कैसे इम्प्रूव होती है, इस पर मैंने अपनी बहुत पहले सीडीएस के अंदर इंग्लिश का जो वीडियो है वो अगर आप देखोगे बहुत पहले की, उसके अंदर मैंने बता रखा है वोकैब को कैसे इंप्रूव करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। खैर इस पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि देखो वोकैब का इंप्रूव करने का तरीका देखो क्या है आपका, कि एक बहुत पुराना कोट है कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, ठीक है, कि इग्नोरेंस जो है एक ब्लिस है, एक मतलब एक तरह से एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। बट वोकैब और इंग्लिश के अंदर इग्नोरेंस इज़ अ कर्स, कोई भी चीज़ को आप इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, नॉर्मन ल्यूइस, ये वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इस पर, ठीक है। तो नॉर्मन ल्यूइस के अंदर ना दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑथर ने बताई है कि हम लोग ऐसा क्यों होता है कि आगे चल के जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो नए वर्ड सीखना बंद कर देते हैं।
तो उसमें नॉर्मल यूज़ बहुत अच्छे से एग्जांपल देते हैं कि जब हम नए होते हैं, कोई भी भाषा को सीख रहे होते हैं, केवल अंग्रेज़ी ही नहीं, हिंदी की भी मैं अगर बात करूँ तो छोटा बच्चा जब नई भाषा सीख रहा होता है 2 साल का 3 साल का, तो उसको इतने सारे वर्ड नहीं पता होते हैं, ठीक है। उसको नहीं पता होता कि भाई पानी को जल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, किताब को कोई और वर्ड भी बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं, पेन भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं छोटे बच्चों को नहीं पता होते, बट उसमें क्वालिटी क्या होता है छोटे बच्चे में, जब हम लोग छोटे होते हैं कि हम लगातार सीखते हैं। वी लर्न एवरी डे। हर दिन हम लोग नए नए वर्ड सीखते हैं। हमारे घर वाले सिखाते थे कि नहीं इसको बेटा ये बोलते हैं, इसको ये चीज़ बोलते हैं। हमारे जो स्कूल्स में जाते थे हमें तब सिखाया जाता था कि ये बोलते थे। हम लोग कोई वीडियो देखते थे, उसके अंदर हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि ये वाला कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, तो हम लोग घर वाले से पूछते थे, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होता है कि भाई ये क्या है, ये एक यंगस्टर जो होता है, एक छोटा जो बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से होता है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते हैं तो वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। हमें क्या होता है कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो हम कम कर देते हैं, और हम जो है चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड आया, मान लो कि कैपिटल पनिशमेंट ही आ गया, कि भैया कैपिटल पनिशमेंट आ गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एक 21-22 साल का लड़का जो पढ़ रहा होता है ना, कि वर्ड यहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा है उसमें आ गया कैपिटल पनिशमेंट, तो वो कहेगा कि अच्छा कैपिटल पनिशमेंट, अच्छा पता नहीं क्या होता होगा, वो आगे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इसमें नॉर्मल यूज़ ने हमारी गलतियाँ हाईलाइट करी कि हम लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं। कोई भी वर्ड हम टकराते हैं, हमसे टकराता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं करते कि 2 मिनट से पॉज करके केवल उसका मीनिंग देख लें। वो याद हो या ना हो तो बात की बात है। आप केवल जाइए, अपना होम बटन दबाइए फ़ोन में और उसका मीनिंग ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं आपके न्यूज़पेपर में हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा। आप एक दिन पढ़ोगे कोई वर्ड, ठीक है, मान लो आपने पढ़ा वर्ड डिटोरिएट, आपने एक दिन पढ़ा, एक दिन टकराए आप इस वर्ड से किसी आर्टिकल के अंदर, आपको नहीं पता था इसका मतलब, आपने फ़ोन में देखा भैया डिटोरिएट का क्या मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ ख़राब होना, डिटोरिएट होना समय के साथ, तो वो चीज़ आपने देख ली, अच्छा डिटोरिएट का मतलब ये होता है। अब आपने ये नहीं अपने आप को पुश किया कि मैं याद करूँ ना, नहीं, कोई बात नहीं, आपने एक बार पेपर अपने इसका मीनिंग तो सर्च कर लिया ना, आपने एक बार मीनिंग सर्च कर लिया, आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया। अब आप 2 दिन बाद देखोगे दोबारा वो वर्ड कहीं ना कहीं आएगा डिटोरिएट, या 3 दिन बाद आएगा, आपको दोबारा याद होगा ये तो मेरा वर्ड मैंने देखा था, भले ही आपको वर्ड उसका जो मीनिंग है वो याद ना आए, तो आप दोबारा गूगल करोगे, देखोगे अच्छा हाँ इसका ये वर्ड था, कि चीज़ मतलब कोई भी चीज़ ख़राब होना, तो ये इसका वर्ड था। ऐसे ही आप देखोगे हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद किसी और बुक के अंदर जो है ये वर्ड दोबारा वो यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से जब आप रोज़ जो भी आप नए वर्ड से टकरा रहे हो किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकल के अंदर, ये आप हैबिट बनाइए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि वोकैबलरी जो होती है वो डेवलप करने वाली चीज़ होती है, वोकैबलरी लर्न कभी भी नहीं करी जाती। सबसे बड़ी बात, वोकैबलरी को कभी भी लर्न नहीं किया जाता है, वोकैबलरी डेवलप करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि लर्न का क्या मतलब हो गया कि आप यूट्यूब पे गए, टॉप 10 वर्ड्स आपने सर्च कर लिए, रोज़ आप टॉप 10 वर्ड्स याद कर रहे हो, वो भी सही तरीका है, बट वो एक अप्रोप्रिएट तरीका मैं नहीं कहूँगा, उस पर आपका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है। वोकैब्स लर्न करने का जो मेथड है वो आपका एक ईजी मेथड होना चाहिए, जिसमें आपके माइंड पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हैबिट की तरह लेके चलना है, ठीक है। कि कोई भी आपका वर्ड आया, आपने ज़्यादा लोड नहीं लिया, अच्छा भाई मैं इसका सर्च करता हूँ मीनिंग, आपने मीनिंग देखा, आपने मीनिंग देख के आप वहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है। याद करने की कोशिश करी कि ठीक है अच्छा इसकी ये मीनिंग है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को ये आधे घंटे 1 घंटे तक याद रहे, उसके बाद भूल जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपने दोबारा जब भी आप टकराओगे वर्ड से, तो दोबारा आपका वो वर्ड कहीं ना कहीं टकराएगा, और दोबारा आप उसको सर्च करोगे, दोबारा आपके वो माइंड में फीड होगा। ऐसे करते करते आपके माइंड के अंदर फीड होते जाएंगे अलग अलग वर्ड, रोज़ अलग अलग वर्ड। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी कब? ये सारी चीज़ें दोस्तों होंगी तभी जब आप रीड करोगे, ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, जब आप बुक्स रीड करोगे, ठीक है। तो वो कैब बिल्ड करने का तरीका ही यही होता है कि यू हैव टू रीड, ठीक है। मेरे को याद है एक शशि थरूर के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा था, किसी मॉडरेटर ने इंटरव्यूअर ने पूछा था कि उनसे कि व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर परफेक्टली रिच वोकैब, कि उनकी इतनी अच्छी वोकैब है, तो उनका सीक्रेट क्या है। तो शशि थरूर ने ये नहीं बोला था कि मैंने मैराथन वीडियोस देखी थी या वोकैब याद करी थी या फिर मैंने कोई बुक पढ़ ली थी वोकैब की। उन्होंने बोला था कि आई रेड इनडिस्क्रिमिनेटली, कि मैंने भैया जो मेरे हाथ में आया, कोई भी आया, फिक्शन आया, लव स्टोरी आई, बुक्स आए, न्यूज़पेपर्स आए, मैंने पूरा शिद्दत से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हैं, केवल पढ़ा है मैंने, पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों वोकैब जो है पढ़ने से ही आती है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स वगैरह जो है, फिक्शन बुक्स जो होती हैं, कुछ भी फिक्शन बुक उठा लीजिए, क्राइम थ्रिलर हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। अपने प्रिपरेशन के पार्ट में बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ यहाँ हेल्प करेंगी, बट आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि भैया आप किस तरह की किताबें जो हैं पढ़ते हो।
जब मैं एसएसबी देने गया था तो मेरे से ही पूछा था इंटरव्यूअर ने कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू प्रेफर रीडिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या बुक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो फिर आपको मतलब इंप्रेशन ख़राब होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों ये तो आपका वोकैब भी बढ़ाएगा, क्या बोलते हैं जो न्यूज़पेपर, ठीक है। उसका जो क्या मेन चीज़ करेगा आपकी, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो इंटरनेशनल ग्रुप्स वगैरह जो होंगे ना वो भी न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, खासतौर से हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में। जैसे G20 हो गया भैया, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, अभी आजकल ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, डॉलराइजेशन की बात चल रही है। ये सारी जब चीज़ें हैं ना आप रिपीटेडली न्यूज़पेपर के अंदर देखोगे, उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको जो है एक अच्छी नॉलेज डेवलप होगी। क्योंकि बेसिकली जो बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कवर करता है, वो करंट अफेयर से कवर करता है। और करंट अफेयर से कई बार इतनी डिटेल में होती नहीं है जितनी डिटेल में हमारी इसके अंदर होती है, न्यूज़पेपर के अंदर। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी आप नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोलते हैं रूबरू होंगे न्यूज़पेपर के अंदर या तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ। क्योंकि आजकल आपने पैटर्न देखा है क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे G20 हो गई, ख़ासतौर से जो IPCC हो गई क्लाइमेट चेंज वाली, ठीक है, और इंडिया के 2030 गोल्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ठीक है, 2047 गोल्स हो गए, इन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। UN की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट वाली हो या फिर ह्यूमन राइट्स वाली हो, इन पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जब भी आप न्यूज़पेपर के अंदर इन सारे टॉपिक से टकराओगे तो आपको क्या करना है, गूगल करके ना मेक श्योर करना कि आपको IPCC कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी जो कुछ स्टैटिक नॉलेज है वो आप ज़रूर ले लेना। क्योंकि आपने 2025 में देखा है IPCC से क्वेश्चन पूछा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। G20 से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सारे, ठीक है। G7 वगैरह क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ब्रिक्स में न्यूली एडेड मेंबर कौन कौन से हैं, स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं, तो 11 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो हैं आप जब टकराओगे तो मेक श्योर करना ये भी आप प्रिपेयर कर लो चुपचाप, ठीक है। तो ये पूरा का दोस्तों करंट अफेयर का होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा करंट अफेयर का पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है। और वो कैप पे फिर मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना है, क्योंकि कई बार CDS के जो एस्पिरेंट होते हैं वो पूछते रहते हैं वो कैप क्या करना है। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का दोस्तों हिसाब किताब। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सारा जितना भी हमने सब्जेक्ट्स थे वो सारा का सारा हमने कर लिया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ एक बार सब्जेक्ट्स पे। तो देखते हो साइंस भी हमने कर लिया, ज्योग्राफी भी कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये। अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं ना, ये प्रायोरिटी वाइज ही लिख रखे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले उठाना है। यानी कि आपको साइंस जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उठाना है, पहले साइंस को कंप्लीट करना है। दूसरा आपको उठाना है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट करना है। तीसरा आपको उठाना चाहिए इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी उठाइए, फिर हिस्ट्री उठाइए लास्ट में। और करंट अफेयर और मैथ्स और रीजनिंग जो है ये तो आपका है कि पैरेलली चलता रहेगा, पैरेलली जो है आपका चलता ही रहेगा डेली, ठीक है। करंट अफेयर्स बेसिकली आप मतलब डेली करंट अफेयर मतलब न्यूज़पेपर, मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। बाकी जो मेन करंट अफेयर है वो तो मंथली है, मंथली मैगजीन्स। और साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग जो है ये भी आप पैरेलली लेके चलो, चाहे वीकली बेसिस पे करो, ठीक है। जिनकी वीक है वो डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वीकनेस को क्यों फटाफट अपना वीकनेस को जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, ठीक है। तो डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली कहने का मतलब है करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग ये आपका पैरेलली चलता रहेगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स थे और ये प्रायोरिटी वाइज हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी बुक लिस्ट कि भैया आपको कहाँ से पढ़ना है, सोर्स बता दी मैंने, ठीक है, कहाँ से आप पढ़ना है। अब देखो अभी जो चल रहा है हमारा वो अगस्त चल रहा है, ठीक है। अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। मैं बोलता हूँ कि यार आप सितंबर से भी स्टार्ट करोगे या फिर अगस्त के एंड से भी स्टार्ट करोगे, तो सितंबर से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से आपका ब्लूप्रिंट रहना चाहिए कि जो जनवरी है, जनवरी ख़त्म होते होते तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि जो जनवरी आते आते जो आपका पूरा सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने जनवरी तक आपने प्रिपरेशन कर ली अपनी, केवल सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको आगे चल के जो फरवरी का महीना है टिल डी डे यानी कि अब जो आपका एग्जामिनेशन डे होगा, एग्ज़ाम डे तक आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपका सिलेक्शन जो है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट हो सकता है, क्योंकि आपने सिलेबस जो है जनवरी में कंप्लीट कर लिया। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का दिक्कत ये होती है कि वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं, मतलब वो 1 अगस्त तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं। कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं। फटाफट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें प्रायोरिटी करनी है, क्योंकि केवल सिलेबस इज़ अ 50% पार्ट नाउ। सिलेबस कंप्लीट करना केवल आपकी 50% ही तैयारी है। 50% आपकी तैयारी क्या है,
50% तैयारी है आपकी। वो जो मॉक्स जॉब दोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जॉब करोगे, जो मिस्टेक्स आप करोगे मॉक्स देते समय, फिर उन मिस्टेक्स को आप नोट डाउन जो करोगे, फिर उन्हें दोबारा याद करोगे, उन मिस्टेक्स को दोबारा याद करोगे, फिर दोबारा उन मॉक्स को दोगे। और इस तरीके से जब आप अपनी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी जब आप एनहांस करोगे, धीरे 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 1% 1% करके आपकी बढ़ेगी एक्यूरेसी। वो आपकी असली प्रिपरेशन है दोस्तों। जो बाकी का 50% है ना, वो आपका असली प्रिपरेशन। और ये जो बाकी का 50% है, यही आपका सिलेबस कंप्लीट, ये सिलेक्शन दिलवाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग का 50% तो हर कोई कर लेता है। यहाँ से जब आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी ना, तब जब इस टाइप के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2025 में देखने को मिले हैं, 2024 में देखने को मिले हैं, तब आपका जो एक्यूरेसी का गेम है, जो एग्ज़ाम सेंस है, जो कॉमन सेंस है, ये जो आपका इंस्टिंक्ट है, जो लोग बोलते हैं ना टॉपर्स का एग्जामिनेशन इंस्टिंक्ट, ये डेवलप होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब के पेपर्स को देखते हुए, जो 2025 के 2024 के पेपर्स डेवलप हो रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, इतने डिफिकल्ट, उसमें एग्जाम इंस्टिंक्ट ही काम आपका बहुत ज़्यादा करेगा। एग्जाम सेंस काम करेगा, आपकी एक्यूरेसी काम करेगी, आपका प्रेडिक्शन जो है वो काम करेगा। रेशनल प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन नहीं, रेशनल प्रेडिक्शन, क्योंकि रेशनली आपने एलिमिनेट करके और प्रेडिक्ट किया चीज़ों को, ये ज़्यादा काम करेगा। इसलिए ये 50% पे भी हमें काम करना है। इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि पहले 50% जो केवल सिलेबस है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस। तो दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से आप ये पैटर्न जो है फॉलो कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि सितंबर जो है उसमें आप उठाइए साइंस। 1 महीना मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूँ। सितंबर उठाइए, सितंबर में आप साइंस कंप्लीट करिए। साइंस कंप्लीट करने के लिए क्या बोला था मैंने आपको, 6 से लेकर 8 की एनसीईआरटी, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी रिपीटेड मोड पे, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देखो आप। और क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, उसका कुछ सिलेक्टेड टॉपिक वो हम बता ही देंगे आगे चल के। अक्टूबर में आप आ जाइए, उसके बाद जोग्राफी आपको कंप्लीट कर देना है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें हमारी 6 से लेकर 8 की एनसीईआरटी बस एक बार रीड करनी है, फिर 9th और 10th की एनसीईआरटी और 11th और 12th की एनसीईआरटी। और क्रोनोलॉजी मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करी है, आधा घंटा उसी में लगा है, तो वो भी देख लेना। नवंबर आपकी पॉलिटी में, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए। दिसंबर में आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देनी है, और जनवरी में आपको हिस्ट्री कंप्लीट कर देनी है। अब देखो, इसमें दोस्तों जो है कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स अगर पढ़ने जाओगे तो ज़्यादा लेंदी नहीं है इकोनॉमिक्स, टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्लास 12th की माइक्रो और मैक्रो एनसीईआरटी है, पतली सी है वो, उसका यूट्यूब से आप लेक्चर्स देख लोगे। और 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो तो मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगी। बट ये मैंने इसलिए किया कि कई बार कुछ सब्जेक्ट जो है हो सकता है 35 दिन में कंप्लीट हो, 40 दिन में कंप्लीट है, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जनवरी तक आपको कंप्लीट करके रख देना है। और ऐसे ही फिर अपना जनवरी में हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिलेबस ही आपको ज़्यादा नहीं बताया। थीम्स की 3 एनसीईआरटी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लूसेंट है, इन्हीं को फिर बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है हिस्ट्री। जनवरी तक अब जो है ये हिस्ट्री और जितने भी अपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट जो हैं हमारे, ये आप अपने कवर कर लीजिए। जो 5 कोर सब्जेक्ट हैं जनवरी तक। जैसे ही आपका ये 5 कोर सब्जेक्ट जो कवर हो जाएगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो है बहुत ज़्यादा बर्डन जो है रिलीज़ हो जाएगा। और ट्रस्ट में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि अभी जनवरी के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 5.5 महीने हैं अपने एग्ज़ाम के। और 5.5 महीने में दोस्तों आप जो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो, वो अनपैरेलल कर सकते हो। आप अच्छी रैंक के लिए, अंडर 100 रैंक के लिए आप टारगेट कर सकते हो। समझ रहे हो? इसके लिए आपको लेकिन चाहिए क्या, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर और मैथ्स जो है पैरेलली आपके चलने चाहिए, ठीक है, वीकली बेसिस वगैरह पे। और करंट अफेयर में बेसिकली मेरा मतलब है न्यूज़पेपर्स हो गया, और जो करंट अफेयर है वो मंथली मैगजीन्स, ठीक है, ये कर लेना आप। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फरवरी जब आपका आएगा, फरवरी से डी तक आपको क्या करना है, रिवीजन। जो आपने पढ़ा, जो आपको लग रहा है भाई ये तो मैं भूल रहा हूँ, कि मैंने भैया ये साइंस मैंने पढ़ी है, मैं तो भूल रहा हूँ उसके पुराने सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने साइंस सितंबर में पढ़ी थी। इसका पहले रिवीजन, डेडिकेटेड रिवीजन, ठीक है, फटाफट आपको रिवीजन करना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद जब आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स पे आ जाना है। जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है, जब आप मॉक्स दोगे तो ट्रस्ट में, जैसे आपने एक होलिस्टिक मॉक लगाया, उसमें आप जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस का मॉक है वो, तो 50 क्वेश्चंस में से गारंटी की बात है आप केवल 20-25 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे स्टार्टिंग में। 25 क्वेश्चंस आपके ख़राब ही जाएंगे, सिंपल है। उसमें मतलब बेसिक रूल ही यही है, ख़राब ही जाएंगे। अगर अच्छे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका दायित्व बनता है कि जो 25 क्वेश्चन गए हैं मेरे ख़राब, उनको मैं पहले तो देखूंगा भैया कौन से 25 क्वेश्चन हैं। तो उन 25 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूँगा, नोट डाउन करूँगा उनके क्या टॉपिक्स की, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, क्या वो सेल से हैं,
क्या वो मेरे डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म से चैप्टर से हैं क्या वो ऑप्टिक्स से हैं क्या। ये जब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि भैया ये तो सेल डाइवर्सिटी और ऑप्टिक्स में मेरे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं इनको क्या करूँगा, पहले तो वो जो क्वेश्चंस थे उनको याद कर लूँगा, जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे बेसिकली मॉडल आंसर, उसको याद कर लूँगा अपने नोट्स के अंदर। अगर मैंने नहीं इंक्लूड किया है वो चीज़, कोई नई चीज़ है तो वो डाल दूँगा। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को सेक्शंस को अलग से प्रिपेयर करूँगा। प्रिपेयर करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, ऐड देम टू नोट्स, नोट्स के अंदर मैंने ऐड किया, अगर नहीं है तो मॉक अगेन, उसके बाद दोबारा मॉक दूंगा मैं, यही सेम मॉक जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आई विल गिव इट अगेन। ठीक है, मैं दोबारा मॉक दूंगा ये वाला, और इस बार जो ये मेरे क्वेश्चन है 25 के 25, ये जो छोड़े थे मैंने या फिर गलत थे, ये मेरे सही होने चाहिए। नहीं सही है तो दोबारा से लिखूंगा, दोबारा मॉक दूंगा। उसका जब ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर मैं आई मूव टुवर्ड्स अनदर मॉक। ये मैं केवल एक मॉक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं दूसरे मॉक की तरफ मूव करूँगा, और फिर दूसरे मॉक में अगेन मैं सेम पैटर्न अपनाऊंगा, जहाँ पे मैं पेपर टेस्ट दूंगा, आइडेंटिफाई मिस्टेक करूँगा, उसके बाद नोट्स में ऐड करूँगा, उसके बाद मॉक अगेन करूँगा, उसके बाद परफेक्शन जब सेकंड मॉक में आ जाए फिर मैं आई मूव टुवर्ड्स थर्ड मॉक पेपर। इस तरीके से दोस्तों अगर आपने करनी स्टार्ट कर दी, आई कैन गारंटी यू कि आपका पेपर 1 कोई भी नहीं रोक सकता, पेपर 1 आपका कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लान है मेरे हिसाब से कि आपको जो फॉलो करना चाहिए जनवरी के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जनवरी का है। इसको प्रिपेयर करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग लगी है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लान है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने चीज़ें बता भी रखी है कि द नंबर ऑफ मॉक्स गिवन एंड द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व विल डिसाइड योर सिलेक्शन, स्पेशली फॉर रिपीटर्स, क्योंकि रिपीटर्स ने सिलेबस जो है, सिलेबस रिपीटर्स का कंप्लीट ही होता है। जो नहीं कंप्लीट होता है किसी भी रिपीटर से पूछ लेना, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, और मॉक्स उन्होंने नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं करी हैं चुपचाप वो कर लीजिए। ठीक है, तो मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो चीज़ आप गौर करना कि बिना मॉक्स के, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये नहीं होगा, और ये होगा कब, जब आप जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर दो। उसके बाद आपके पास फरवरी से लेकर D-Day तक, जुलाई तक आपके पास टाइम ही टाइम है, और मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बिना नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमको मालूम है, हमको मालूम चल गया कि इतने से नहीं होगा। जो MS धोनी का डायलॉग है ना, तो आपको ही पता हो जाना चाहिए 2025 के पेपर से और 2024 के पेपर से कि भैया इतने से नहीं होगा, पेपर का लेवल यहाँ है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज द क्वेश्चंस आर नाउ ऑन अ पार विद CSE एग्जामिनेशन, कि जैसे CSE एग्जामिनेशन के अंदर देखा जाता था कि क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना ही पढ़ रखा हो, आपको एग्जाम सेंस आना चाहिए, आपको तुक्का मारना आना चाहिए इन अ रेशनल मैनर। ठीक है, रेशनल मैनर वो आपका तब आता है जब आप मॉक्स दो। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। किसी भी CSE एस्पिरेंट से पूछना कि भैया जो प्रीलिम्स है, वो हमेशा बोलेगा कि प्रीलिम्स में मेरे को स्टार्टिंग में, मैंने जब प्रीलिम्स का पेपर खोल के देखा तो मेरे को केवल इतने ही क्वेश्चन आते थे, कि मेरे को केवल 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही आते थे डायरेक्ट। उसके बाद वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो फिर मैंने रेशनल थिंकिंग से मैंने प्रेडिक्ट किया और आंसर किया। ठीक है, 100% क्वेश्चन प्रीलिम्स के किसी को नहीं आते। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे CAPF में भी आपको देखने को मिलेगी कि भैया जो रेशनली आपको जो वो करना है, रेशनली जो आपको प्रेडिक्शन करना है, तुक्का मारना है, वो आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कि भैया ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे होगा। ये कब आएगा, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा आप युद्ध अभ्यास करोगे। युद्ध अभ्यास मतलब मॉक्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मान के चलो कि इस सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है, इसके बिना होगा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों बस यही था पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो आया तो पसंद, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ये जो पूरी PDF है पूरी स्ट्रैटेजी वाली, ये मैं आपको इस टेलीग्राम के अंदर भेज देता हूँ। और प्लीज़ 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 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ करी है वो हमने ज्योग्राफी के लिए भी करी है, उसके बाद हमने अच्छे से लिख देता हूँ, जियोग्राफी के लिए भी करी है, हमने करी है हिस्ट्री के लिए पूरी अच्छे से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइंस की करी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और हमारा बायो भी। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन इसके भी, तीनों सब्जेक्ट के PDF भी सबका सब हमने इस चैनल पे कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा। प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ से आप जो है चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, फाइल्स वाले उसमें चले जाना ऑप्शंस में, उसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो PDFs हैं वो मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, जिसे शेयर करना है करो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो चीज़ें कर लेना प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर अपना अच्छे से कर लेना PDF से। ठीक है, तो ये सब कुछ आप ही के लिए दोस्तों।
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और लास्ट में दोस्तों ये कोट मेरा एक फेवरेट कोट है। ये कोट मेरे को आज तक याद रहेगा क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, आपको पता ही होगा। उसके एसएसबी के लिए जब मैं गया था नोएडा, पीएसएसबी के लिए बेसिकली, तो वहाँ पे हॉल में कई सारे कोट्स लिखे हुए थे। उसमें से एक कोट ने मेरा बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया था। ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये जनरल नॉर्मन का जो एक कोट है कि द ट्रुथ ऑफ द मैटर इज़ दैट यू ऑलवेज नो द राइट थिंग टू डू, द हार्ड पार्ट इज़ डूइंग इट। कि सच्चाई की बात तो ये है कि हम सबको पता होता है कि सही चीज़ क्या है करने की, हम सबको पता है कि क्या सही चीज़ है करने की, बट द हार्ड पार्ट इज़ डूइंग इट। कि बट लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाता है कि द हार्ड पार्ट इज़ डूइंग इट, कि बहुत कम लोग जो हैं वो सही चीज़ करते हैं। सबको पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, ये सिलेबस फॉलो करके, ये बुक लिस्ट फॉलो करके, मॉक्स लगा के आपका पेपर 1 जो है क्वालिफाई किया जा सकता है। बट द हार्ड पार्ट इज़ डूइंग इट। पीपल कट फॉर शॉर्टकट्स कि भैया मैं तो मैराथन वीडियोस देख लेता हूँ, या मैं कोई क्रैश कोर्स कर लेता हूँ, या कोई ये बैच खरीद लेता हूँ, क्रैश कोर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है। पीपल कट शॉर्ट, ये यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये कोट मेरे साथ हमेशा रहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ किया कि भैया द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ दैट यू ऑलवेज नो द राइट थिंग टू डू। आप सबको पता है, जो भी यहाँ पे मैंने बताया था ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, कि भैया न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्वांट लगाना है, मॉक्स देना ही है देना है, ठीक है। बट द हार्ड पार्ट इज़ डूइंग इट। और यहीं पे जो है, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है आपका एक मैं कहूँगा अचीवर का, कि जो अचीवर होता है उसमें ही हैज़ द हार्ड पार्ट टू डू इट, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करना चैनल के अंदर। पेपर 2 की जो स्ट्रैटेजी है कि भैया उसमें आपको कैसे काउंटर करना है, उस पर भी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।